हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और मेरे जो है कि प्लेलिस्ट में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियोस पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी हैं एमसीक्यूज के सारे, वो भी आप देख सकते हो। और जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनी हुई है वो भी आप देख सकते हो। तो चलो हमारा इसमें जो है कि फिलॉसफी में यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है। और यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा व दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा बताइए कि शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। ये कानपुर में 2012, 13 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अथवा शिक्षा दर्शन का अर्थ लिखिए, स्पष्ट कीजिए कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हम लोगों ने जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 तथा लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 में पढ़ लिया है। आप मेरे उस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट 2 का, उसको आप जा करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना हुआ है तो आप जाकर के देख सकते हो। इसीलिए तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लक्षण बताइए। आप आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक किसे मानते हैं अथवा आधुनिक दर्शन के मुख्य लक्षण क्या है, विवेचना कीजिए। अथवा आधुनिक पाश्चात्य दर्शन बौद्धिक है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है उसके बारे में हमें व्याख्या करना है। ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन क्या है। क्या है कि आंसर है कि मध्यकालीन युग में धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता था। चर्च को ही जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त थे। सर्वत्र चर्च का ही प्रभुत्व था। ठीक है। मतलब कि जब मध्यकालीन युग आया तो उस वक्त जो है कि चर्च को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला और उसी को सब लोग सर्वत्र उसी का हर जगह उसी का प्रभुत्व था। ठीक है। मतलब हर जगह चर्च की ही व्याख्या की जाती थी, उसी का अधिकार था, उसी को अधिकार प्राप्त था और उसी की प्रभुत्ता थी। ठीक है। उसी का महत्व था, उसी का पावर था। चर्च ही यह निर्णय देता था कि व्यक्ति क्या सोचे और क्या ना सोचे। इसी कारण कुछ व्यक्तियों ने विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्च के धर्मकारियों द्वारा अनेक स्वतंत्र चिंतकों पर किए गए अत्याचारों से यह विद्रोह और भी गहरा हो गया। ठीक है। मतलब ये जो सिर्फ चर्च को ही पावर दिया गया, उसी की चर्चा होती थी, उसी का वही बताता था कि सोचो, क्या सोचे क्या नहीं सोचे। इस कारण जो कुछ लोग थे, कुछ व्यक्ति थे, उनके अंदर, उनकी भावना के अंदर विद्रोह पैदा हो गया। उसके बाद चर्च के जो धर्म अधिकारी थे उनके द्वारा अनेक स्वतंत्र चिंतकों पर जो है कि कुछ अत्याचार किए गए। ठीक है। मध्यकालीन समय में धार्मिक प्रवृत्ति का विरोध भी किया जाने लगा तथा एक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ हुआ। अब जब मध्यकालीन समय था, मध्यकालीन बीच का जो समय था हमारा, उस वक्त जो है कि धार्मिक प्रवृत्ति का विरोध भी किया जाने लगा कि भाई मतलब जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको खत्म करना चाहिए। तो एक और तथा एक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ हुआ। ठीक है। ये मध्यकालीन धार्मिक प्रवृत्ति का विरोध हुआ और उसी समय से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ हुआ कि आधुनिक युग में हम आ गए। ठीक है। आधुनिक युग में यूरोप में एक नवीन चेतना जागृत हुई
जब यूरोप में जो है कि आधुनिक युग जब आ गया, मध्यकाल का युग खत्म, अब आधुनिक युग आ गया, तो यूरोप में एक नवीन चेतना, नवीन सोच, नवीन चेतना का उदय हुआ। ठीक है। क्राल के वर्ग के अनुसार निष्पक्ष विचार तथा निश्चित ज्ञान के लिए इतना तत्परता पूर्वक आग्रह इससे पूर्व कहीं नहीं था, कभी नहीं था। ठीक है। जो क्राल के वर्ग जो थे उनके अनुसार क्या है, निष्पक्ष विचार तथा निश्चित ज्ञान के लिए इतना जो है कि तत्परता, आग्रह इससे पूर्व नहीं था। मतलब इस जो आधुनिक युग में लोग आया, इसके लिए जो ज्ञान था, इसके लिए लोग तत्पर थे, इसके बारे में जानने के लिए कि आधुनिक युग में किस तरह की नवीन चेतना आई है, क्या नया सोच आया आधुनिक युग में। ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा अग्रसर थे और इससे पूर्व कभी नहीं थे। ठीक है। जो मध्यकालीन युग था, पुराना जमाना था, उस टाइम में ये नहीं था। ठीक है। वास्तव में चर्च के विरुद्ध विरोध तो मार्टिन लूथर के समय से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु आधुनिक युग में यह स्पष्ट दिखाई देने लगा। जो चर्च का विरोध होने लगा था वो मार्टिन लूथर के ही टाइम से होने लगा था, लेकिन आधुनिक युग में ये जो है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। मतलब सब लोग समझ रहे थे, देखना शुरू कर दिए थे कि ये किस तरह का मध्यकालीन युग था। ठीक है। वो सिर्फ चर्च के ही इर्द गिर्द सब लोगों का, जो भी चर्च के जो कर्ता धर्ता थे, धार्मिक गुरु थे, वही जो बोलते थे वही चीज होता था। ठीक है। उनके सोच में स्वतंत्रता नहीं थी, जो दूसरे लोग सोचना चाहते थे उस तरह का सोच वो नहीं रख पा रहे थे। आधुनिक युग, पाश्चात्य युग। ठीक है। पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसके बारे में। ठीक। तो अब है कि किंतु आधुनिक युग में यह स्पष्ट दिखाई देने लगा, सत्ता के लिए राज्य ने इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे सब अधिकार के लिए तथा एक नवीन राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। फिर इसीलिए धीरे धीरे जो है कि सत्ता का राज्य, सत्ता में रहने के लिए राज्य का निर्माण हुआ और उसी के लिए जो है कि नवीन राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ जब आधुनिक युग में हम आए। ठीक है। अब राष्ट्रवाद है तो इसका मतलब कि हम सभी लोगों के लिए एक तरह का सोच रखेंगे, जाति धर्म भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और उस वक्त होता था इसीलिए। ठीक है। अधिकांश विद्वान यह मानते थे कि सत्य का ज्ञान पोप के वचनों या चर्च के आदेशों से नहीं हो सकता, बल्कि यह स्वतंत्र चिंतन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो विद्वान लोग थे उस टाइम की जो सिचुएशन था, जब मध्यकालीन युग था, तो उसके बारे में अध्ययन करके उनको ये पता चला कि जो ज्ञान है वो पोप के द्वारा जो चर्चा है, वचन है, उसके जो पोप के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसी के आदेश के अनुसार नहीं हो सकता है, बल्कि स्वतंत्र चिंतन के ही द्वारा होता है। अभी कहा ना कि जो लोग अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहते थे, वो उस वक्त जो मध्यकालीन युग था वो नहीं सोच पाते थे। क्योंकि वो जो चर्च के धार्मिक गुरु लोग थे, पोप थे, वो उनके अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता था। ठीक है। लेकिन जब ये जो आधुनिक युग आया, राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, तो उसमें ये स्वतंत्रता उन लोगों को, सभी लोगों को जो थे उनको मिली कि वो अपने हिसाब से अपने आप के बारे में, अपने मतलब कि राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के, खुद के बारे में एक नया एक स्वतंत्र सोच रख सकते हैं। ठीक है। तो ये था। इसी कारण प्राकृतिक विषयों के संबंध में अधिक चिंतन होने लगा। इससे चर्च की सत्ता में कमी आई तथा धर्मशास्त्र के स्थान पर विज्ञान और दर्शन को प्राकृतिक
नियमों के आधार पर समझाया जाने लगा। अब इसी में जो है कि जो चर्च का जो था उसमें कमी आ गया, और जो आधुनिक युग में जो ज्ञान विज्ञान और दर्शन का वो नया सोच का जगह कौन ले गया? विज्ञान और दर्शन। इन्हीं नियमों के आधार पर समझाया जाने लगा सब लोगों को, ताकि जो नया युग आया उसमें इन सब चीजों को महत्ता दी गई। ठीक है। आधुनिक युग में महत्वपूर्ण अंतर व्यक्ति की बुद्धि में आया। ठीक है। आधुनिक युग में महत्वपूर्ण अंतर व्यक्ति की बुद्धि में आया, जब इंसान को ये समझ में आया जाने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वो खुद से सोचने लग गया, ना तो किसी के बोलने पर वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, बल्कि खुद का सोच था उसका, क्या वो सही गलत के बारे में समझ सकता था। और ये सब बुद्धि किस तरह से आई? उसको विज्ञान के बारे में जानकर, दर्शन के बारे में समझ के, प्राकृतिक नियमों के बारे में जान करके। ठीक है। इसने प्राकृतिक जगत में नवीन अनुसंधान करने की सोची। हाँ, इसमें क्या है, जो आधुनिक युग में क्या हुआ कि प्राकृतिक जगत में नवीन अनुसंधान हुआ। ठीक है। नवीन खोज हुआ प्राकृतिक जगत में। जो प्राकृतिक जगत है हमारा, ये जो हमारी प्रकृति है, प्राकृतिक जगत है, इसमें जो है कि नए नए खोज हुए। ठीक है। विज्ञान में नए तरीके के खोज हुए, दर्शन में नए नए तरीके के खोज हुए। ठीक है। लोगों को देखा जाने लगा, उनकी बुद्धि का अनुमान लगाया जाने लगा, बुद्धि क्षमता के बारे में बताया जाने लगा, सब लोगों की बुद्धि की कैपेसिटी क्या है इसके बारे में जाना जाने लगा। और फिर उसके ऊपर विज्ञान के लिए जो प्राकृतिक जगत में हमारा खोज हुआ विज्ञान के द्वारा, वो चीज भी इसके अकॉर्डिंग होने लगा। तो इससे लोगों के ज्ञान में, बुद्धि में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है। सभी विद्वान मानव जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। जितने भी विद्वान थे उस वक्त के, ठीक है, वो मानव जीवन को एक अच्छा और बेहतर जो है कि जीवन बनाने के लिए बनाना चाहते थे। उनका अच्छा जीवन, अच्छा बेहतर बनाना चाहते थे। फ्रांसिसिक बेकन से लेकर बाद तक के समस्त विद्वान इसी श्रेणी में शामिल थे। जो फ्रांसिसिक बेकन थे उनको ले करके बाद के जितने भी फिलोसोफर आए, विद्वान आए, उन सब का यही मानना था। ठीक है। अब क्या है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लक्षण क्या होते हैं? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लक्षण, तो इसमें जो है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में बुद्धि एवं परीक्षण को स्वतंत्रता और प्रत्येक प्रकार की सत्ता का विरोध दिखाई दिया। ठीक है। जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में बुद्धि एवं परीक्षण की स्वतंत्रता और प्रत्येक प्रकार की सत्ता का विरोध दिखाई देने लगा। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इनकी पद्धति भावात्मक ना होकर विश्लेषणात्मक और चिंतनात्मक बन गई। मतलब ये जो लक्षण क्या हुए इसमें कि कुछ जो बुद्धि और बुद्धि का परीक्षण किया जाने लगा, स्वतंत्रता, बुद्धि एवं परीक्षण की स्वतंत्रता पर प्रत्येक की सत्ता का विरोध हुआ। मतलब बुद्धि के अनुसार ही सत्ता का विरोध किया जाने लगा, उसकी स्वतंत्रता का परीक्षण किया गया। दर्शन के अंतर्गत इनकी पद्धति भावात्मक, जो भी लोग उस वक्त के जो थे दर्शन शास्त्री, वो इसी के अकॉर्डिंग सोचना मतलब शुरू कर दिए थे। ठीक है। वो भावात्मक रूप से, अब उनकी भावनात्मक रूप को नहीं देख रहे थे कि इंसान का भावनात्मक रूप क्या है, विश्लेषण कर रहे थे कि जो भी चीज सही तरीके से विश्लेषण करके, एनालिसिस कर करके आती है, उसी को वही चीज जो विश्लेषण कर रहे थे, भावात्मक ना सोच करके विश्लेषण कर करके सोच रहे थे, ये एक चिंतन बन गया था। ठीक है।
चिंतन का विषय बन गया था। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अनेक लक्षण भी प्रकट हुए जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या है लक्षण? मतलब कुछ कमी भी थी कि लोगों के भावना को ना देख करके उसकी सिर्फ जैसे कि लोग बोलते ना कि प्रैक्टिकल सोच रखने वाला लोग जो था वही था, जो प्रैक्टिकल तरह से सोचते थे, दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से। ठीक है, तो ये है। पहला क्या है कि बुद्धिवादी प्रकृति। आधुनिक दर्शन शास्त्र में बुद्धिवादी प्रकृतियों को अधिक महत्व दिया गया। देकार्त के पहले चर्च का कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विश्वास से काम लेना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कहा कि विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान हम तभी रखेंगे जब हमको किसी के ऊपर विश्वास हो। इसके विपरीत देकार्त स्पिनोजा जैसे विचारकों ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। ज्ञान का प्राप्त करने के लिए स्पिनोजा ने कहा कि बुद्धि का प्रयोग करो, कि जो भी तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो उसमें बुद्धि लगाओ। ठीक है, तभी तुमको उस चीज का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, बुद्धि द्वारा जिसे समझा ना जा सके वह दर्शन का क्षेत्र नहीं है। अगर जिस क्षेत्र में तुम बुद्धि लगा कर करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अगर उस क्षेत्र में तुमको बुद्धि से उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो समझ लो कि वो दर्शन का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि बुद्धि की पद्धति शंका है, विश्वास नहीं। देकार्त ने कहा कि बुद्धि की पद्धति क्या है? विश्वास है। जो बुद्धि है, अब हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो बुद्धि उस चीज में हमको विश्वास दिलाती है कि हाँ ये चीज है, इसके बारे में हम उसके ऊपर कोई संकोच नहीं कर सकते हैं, कोई शंका नहीं कर सकते हैं। देकार्त ने कहा कि मैं शंका करता हूं कि मैं हूं। स्पिनोजा ने कहा कि बुद्धि का व्यवहार करो, इसे बुद्धि द्वारा जिसे समझा ना जा सके वह दर्शन का क्षेत्र नहीं। बुद्धि की पद्धति शंका है, विश्वास नहीं। देकार्त ने कहा कि मैं शंका करता हूं कि मैं हूं। स्पिनोजा ने कहा कि बुद्धि का व्यवहार करो, इसे तीक्ष्ण करो, इसमें ही विश्वास करो, इसके व्यवहार की कला को सीखो, इसके द्वारा नियंत्रित होना सीखो। यही वह शक्ति है जो विश्व विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। लाइब्नित्स भी बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं। बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसका यह अर्थ नहीं कि अनुभव की अपेक्षा की जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन बौद्धिक है। देखो, इनका कहना है कि जो बुद्धि का प्रयोग कर करके ही हम सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस चीज को हम जानना चाहते, जिस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे मान लो कि प्रकृति का निर्माण किस तरह से हुआ, अगर हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो अगर इस चीज के बारे में हमको पूरी सारी जो भी जानकारियां हैं वो सही मिल गई तो भी तो समझो कि हाँ भाई उस बुद्धि का जो था, बुद्धि का प्रमाण हमको मिल गया। ठीक है, क्या मिला कि प्रकृति के बारे में किस तरह से निर्माण हुआ इसके बारे में हमको सही से जानकारी मिल गई। ठीक है, यही अगर ना मिलता तो समझ लो ये बुद्धि मतलब कि वो चीज क्या था, वो दर्शन का प्रकार नहीं है। इसके बारे में ये बोला गया कि जो चीज का प्रमाण ना मिले समझ लो वो बुद्धि जो है कि वो दर्शन का प्रकार नहीं है। स्पिनोजा ने कहा कि अच्छा, और क्या है कि
ठीक है, तो यही ये कहा गया कि इसमें जो भी चीज है वो बौद्धिक रूप से देखा जाएगा, जिसमें आपको प्रमाण पत्र मिल जाए, कि प्रमाण पूरा मिल जाए कि हाँ भाई ये चीज है, इसी से सब कुछ हो रहा है। तो बुद्धि के द्वारा ही हमें हर चीज की जानकारी मिल जाएगी और हम उस चीज को सही मान लेंगे। ठीक है, अब यह है कि दूसरा पॉइंट है कि प्रकृतिवादी आधुनिक पाश्चात्य दर्शन आंतरिक और बाह्य प्रकृति की वस्तुगत और वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता है। प्रकृतिवादी जो है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है वो आंतरिक और बाह्य प्रकृति की वस्तुगत और वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता है। प्रकृतिवादी में मतलब कि जो भी जो प्रकृति के बारे में जो आंतरिक रूप है और बाह्य रूप है उसका वस्तुगत रूप से वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता है प्रकृतिवादी। और वैज्ञानिकता क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट है वैज्ञानिकता। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन ने सदैव वैज्ञानिकता की खोज की। वैज्ञानिकता क्या है कि जो आधुनिक दर्शन शास्त्र हैं ये सदैव जो है कि वैज्ञानिकता की खोज करते रहे कि क्या नया है। विज्ञान में हमेशा नए नए चीज का खोज होता रहा है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, खोज विज्ञान जो जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, नए नए चीजों की खोज करते रहते हैं। तो अभी तक वही है कि जो है कि विज्ञान में आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के सदैव वैज्ञानिकता की खोज की गई है। हमेशा नया नया चीज का खोज किया जाता है और उस पर जो है कि प्रैक्टिकल कर करके सही उसको साबित किया जाता है। ठीक है, जब सही सब कुछ हो जाता है तभी उसका प्रमाण दिया जाता है। और इसमें बुद्धिवादी प्रकृति में क्या था कि सिर्फ बुद्धि के अनुसार ही हम दर्शन के सभी पक्ष को देखते थे, बुद्धि के अनुसार। ठीक है, हमारी बुद्धि में प्रकृति का किस तरह से हम अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकृति को देख रहे हैं उसी तरह से हम उस चीज को एनालिसिस करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रकृतिवादी में हम प्रकृति के आंतरिक और बाह्य गुणों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिकता में हम आधुनिक गुण में विज्ञान के रूप से सभी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद फिर स्वतंत्रता का आग्रह। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में आधुनिक युग की मुख्य प्रवृत्ति स्वतंत्रता का आग्रह और सत्य की खोज दिखाई दी। ठीक है, और ये जो स्वतंत्रता का आग्रह मतलब आना, मतलब कि इस युग में, आधुनिक युग में हमें क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। हम स्वतंत्र हैं, हर चीज के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे हम खाएं, जो भी खाना चाहते हैं खाएं, जो पहनना चाहते हैं पहने, जो सोचना चाहते हैं वो सोचे, जहां जाना चाहते हैं जाएं, घूमें फिरें, मस्ती करें, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं वो सोचे। तो इस चीज के लिए हम स्वतंत्र हैं। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में आधुनिक युग की मुख्य प्रवृत्ति स्वतंत्रता का आग्रह और सत्य की खोज दिखाई देती है। और इस चीज में हम जो सत्य की खोज कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। इसमें किसी भी पोप का या चर्च के जो अधिकारी हैं उनके अकॉर्डिंग हम नहीं सोच रहे हैं कि वो जो बोलेंगे, जो वो प्रवचन देंगे, हम उसी को सच मान लेंगे, बल्कि हमारी खुद की सोच है। हम स्वतंत्र हैं कि जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और बुद्धि का इस्तेमाल कर करके हम विज्ञान को उससे जोड़ेंगे और उसके बाद फिर प्रकृति के अनुसार देखते हुए हम सत्य की खोज स्वतंत्र रूप से कर लेंगे। ठीक है, तो यही था ये क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा है कि मतलब कि जो मध्यकालीन युग था उस वक्त से हम आधुनिक युग में किस तरह से आए।
मध्य युग में पोप का बहुत ज़्यादा ये हो गया था। लोग जो पोप के अधिकारी लोग थे वो अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ जो कि वहाँ के लोग थे उनको करवाते थे। चर्च का की ज़्यादा महत्ता थी। उन्हीं के बोलने के अनुसार सच हो, जो भी वो बोलते थे वही सच होता था, उसी को मानना पड़ता था जबरदस्ती। ठीक, तो इसी का विरोध सब लोग करने लग गए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आधुनिक युग का निर्माण हुआ। अब फिर आधुनिक युग का निर्माण हुआ तो उसमें स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसमें हम स्वतंत्र रूप से अपने जो है कि आने वाले युग के आधुनिक युग में पाश्चात्य दर्शन का निर्माण हुआ। पाश्चात्य दर्शन में हम मॉडर्न युग में आए। मॉडर्न युग में विज्ञान आया, दर्शन आया। उसमें लोगों को स्वतंत्र रूप से देखने और सोचने समझने की स्वतंत्रता दी गई। सच और गलत के बारे में मतलब कि लोगों को बताया जाने लगा कि हाँ भाई इस तरह की सोच, मतलब हम इसके अकॉर्डिंग, दर्शन के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अकॉर्डिंग सोचे समझे। और ये चीज़ भी थोड़ा सा था कुछ इसमें क्या था कि ये इसके अंदर का जो लक्षण था, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जो लक्षण थे उसमें क्या था कि लोग जो है कि बुद्धिवादी प्रकृति में बुद्धि को ज़्यादा महत्व दिया। फिर प्राकृतिकवादी प्रकृति को महत्व देते थे। उसके बाद वैज्ञानिकता का, विज्ञान के अकॉर्डिंग लोग सोचते थे। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में डिवाइड हो गया। और उसके बाद फिर इसी के ऊपर जितने भी जो फिलोसफर है या साइंटिस्ट हैं, इन लोग अपने अपने थ्योरी को देते रहे। और जो है कि उसी से बुद्धि का भी निर्माण हो गया। और इसी तरह से हम जो है कि सही तरीके से सोच पाएं, सत्य की खोज कर पाएं। ठीक है, तो आई होप ये जो इतना जो लास्ट में सारांश बता दिया गया, मतलब एक छोटा सा बताया, पूरे क्वेश्चन का आंसर जो था वो यही था। ठीक है, तो आप इसको बढ़ा चढ़ा करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आराम से एक बार सुनोगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और लिख पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप लोगों को मेरे पढ़ाने के जो तरीके हैं वो अच्छे लगते होंगे। आई एम श्योर अच्छे लगते होंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। और आप लोगों को आई एम श्योर समझ में आता होगा। तो चलिए, आप मेरे ज़ेन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट भी कीजिए, प्यारे प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आप भी मोटिवेट हो, क्योंकि आपको आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ नज़र आती है वो अपने बुद्धि के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं सही है, इसके सोचने समझने के आप कैपेबल हो गए हो। तो आप अच्छे से सोचो समझो, अपने करियर के बारे में सोचो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। और पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ो और आगे अच्छे स्कोर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छे स्कोर लाओ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को देखने पे आपको पास होने की बहुत बहुत गारंटी, 90% गारंटी मैं देती हूँ कि आप एक बार मेरे वीडियोस को पढ़ोगे तो आपको जो है कि पक्का है कि एक बार में ही याद आ जाए, पूरा याद हो जाएगा। बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। अब जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होंगे इसके, तो चलो कल से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।